गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 2 दिन के यानी 30th एंड 31st ऑफ अक्टूबर 2023 से जो भी प्रीलिम्स के रिलेटेड न्यूज़ हमें देखने को मिली हैं। एक दिन में इतनी ज़्यादा नहीं थी तो इसलिए मैं दोनों दिनों की आज ही बना रही हूँ। और चलिए पहले चलते हैं 2024 के प्रीलिम्स में इन न्यूज़ से कुछ क्वेश्चन बनने की आशंकाएँ हैं तो देख लेते हैं। पहली खबर है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी CICs। RBI ने CICs को एक डायरेक्शन दिया है कि वो लोग एक फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, मान लीजिए उनके पास कोई भी कंप्लेन चली जाती है और वो कंप्लेन अगर वो लोग डिले हो जाते हैं यानी 30 दिन के अंदर अंदर उस कंप्लेन को अगर सोल्व नहीं कर पाते हैं तो आपको देना पड़ेगा कंपनसेशन, ठीक है, बोरोवर्स को। तो इसीलिए जो कंपनसेशन का फ्रेमवर्क है इसके लिए RBI ने इनको डायरेक्ट किया है। न्यूज़ में ये इसीलिए थी, ऑल द न्यूज़ क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये है कि CIC है क्या। CICs जो होती हैं ये हमारे जो बोरोवर है यानी कोई भी बैंक किसी को भी क्रेडिट दे रहा है, कर्ज दे रहा है, उसका जो बोरोवर है उसने उसको टाइमली वापस दिया नहीं दिया, इन सब का जो डाटा है बैंक देते हैं CICs को और वो इस डाटे को रखती है अपने पास और इस डाटा से फिर पता चलता है कि किसी की क्रेडिट की जो रेटिंग है वो क्या है। ठीक है, तो क्रेडिट की जो रेटिंग है वो क्या है और हमें पता है कि क्रेडिट की जो रेटिंग होती है मोस्टली वो क्या होती है 0 से 850 तक के बीच में होती है, पॉइंट्स के बीच में। और कंसिडरेबली ये माना जाता है कि अगर 500 से ऊपर जिसका भी है और 700 के बीच में है वो मॉडरेट है, यानी कि उनको ठीक है मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। लेकिन किसी की CR यानी कि क्रेडिट रेटिंग वो अगर 700 प्लस है तो इसका मतलब वो बहुत सही है और उनको बिना अच्छे इंटरेस्ट रेट पे, बिना किसी बहुत ज़्यादा डिले के, बिना किसी ज़्यादा परेशानी के लोन जो है वो मिल जाएगा। इवन बैंक वाले खुद आपको लोन देना चाहेंगे, आपको खुद फ़ोन करेंगे। तो वो डिपेंड करता है आपके क्रेडिट के कार्ड के स्कोर के ऊपर कि आपके ये कितना ज़्यादा है। और ये इन्फॉर्मेशन रखती हैं CICs, ये जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज होती हैं। इनको लाइसेंस कौन देता है? इनको लाइसेंस देता है RBI डायरेक्ट कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है RBI ही लाइसेंस देगा। और यही बताते हैं कि बोरोवर की जो है वो क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, उनको पैसा कितना मिलना चाहिए। अलग अलग बैंक से ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ताकि सभी बैंक्स के लिए ये चीज़ आसान हो जाए। SBI से किसी ने क्रेडिट लिया है, वो चला जाता है यहाँ पे HDFCI के पास, वो कहता है कि हमें आपसे ना चाहिए है, मतलब कि क्रेडिट चाहिए। लेकिन अब HDFCI वालों को तो नहीं पता कि उन्होंने किसी से बैंक से लिया है या नहीं लिया या कितना अच्छे से उन्होंने दिया है। तो ये सब बैंक आपस में ही बातें ना करते रह जाए, इसीलिए होती है क्रेडिट रेटिंग। ओके, आई होप जो भी इम्पोर्टेंट था वो आप लोग समझ गए होंगे। बेसिकली बस यही जानना था कि CICs होती क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है रेफरेंस फ्यूल्स की। तो देखिए फ़ोटो के अंदर आप देख पा रहे होंगे कैसे इंडिया ने जो है अपना पहला इंडिजीनियस रेफरेंस जो फ्यूल है उसको इंडिया के अंदर वो किया है, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन किया है। ये देखिए यहाँ पे इंडियन ऑयल जो है लिमिटेड उन्होंने इसको लाया है। तो कौन लेके आया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस पूरी कंपनी का नाम। यहाँ पे सिर्फ आप इंडियन ऑयल देख पा रहे होंगे, राइट। इसका पूरी कंपनी का नाम क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। ये लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन किया है इंडिया के अंदर। अब देखते हैं कि ये अभी तक तो पता चल गया है कि ठीक है इंडिया में पहली बार हो रहा है, लेकिन है क्या? इंडिया में तो फ्यूल पहले भी है, डीजल है, पेट्रोल है। What is this reference fuel? रेफरेंस फ्यूल क्या होता है कि रेफरेंस फ्यूल एक हाई, इसका एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या है? ये हाई प्राइस है, ऊपर से इसकी वैल्यू है वो भी ज़्यादा है, हाई वैल्यू भी है। और ये सब चीज़ों का प्रोडक्ट करने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी दो चीज़ तो ये खुद में है और इसका इस्तेमाल होता है किस काम के लिए? इसका इस्तेमाल होता है जो ऑटोज कंपनीज़ वगैरह हैं, जो ऑटो व्हीकल्स वगैरह की कंपनीज़ है, वो जब अपनी ऑटोमेटिक व्हीकल्स को टेस्ट करती हैं उसके लिए जिस फ्यूल का इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं रेफरेंस फ्यूल। और इसी के ऊपर ये चीज़ का निर्धारण होता है कि किसी कंपनी का टेस्ट जो व्हीकल्स है वो ठीक से हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इनका जो टेस्टिंग होती है, मान लीजिए जो रेफरेंस ऑयल होते हैं, इनकी टेस्टिंग एज़ कम्पेयर टू जो हमारा नॉर्मल फ्यूल होता है उससे बहुत स्ट्रिंजेंट होती है, बहुत सख्त होती है, ठीक है, ऐसे इजी नहीं होती है। और
यही आई थिंक यही सब कुछ इसके बारे में है। इंडिया अभी तक अपना जितना भी रेफरेंस, क्योंकि इंडिया के अंदर तो पहली बार हो रहा है, तो यहाँ से भी लॉजिक की बात है कि इंडिया अभी तक अपना जितना भी उसको रेफरेंस ऑयल चाहिए था, जितना भी गैसोलीन के रूप में चाहिए था, उसको वो लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे। इंडिया के पास ये चीज़ नहीं था। और ये किस चीज़ से बना है? ये चीज़ दो चीज़ों से बना है। पहली चीज़ से बना है ये गैसोलीन, रेफरेंस बिल जो इंडिया के अंदर बना है वो है गैसोलीन, एंड सेकंड ये है डीजल बेस्ड। ठीक है, तो दो चीज़ों से मिलके ये बना है, और ये खुशी की बात भी है और ये भी जानना चाहिए था कि ये है क्या। नेक्स्ट हम चलते हैं नेशनल मेडिकल प्लान्स बोर्ड, NMPB। तो एक्चुअली में क्या हुआ ना कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, पहले आप लोगों में से अगर किसी को पता है आयुष की फुल फॉर्म तो मुझे बताइए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे जान के। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ए से होता है आयुर्वेदा, ओके। वाई से होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, योगा एंड नेचुरोपैथी। यू से होता है यूनानी, एस से होता है सिद्धा, एंड एच से होता है होम्योपैथी। तो ये मिनिस्ट्री है इंडिया के अंदर, दिस इज़ वन मिनिस्ट्री जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर आयुर्वेदा भी आता है, योगा भी आता है, नेचुरोपैथी, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, ये सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। और हमें पता है कि जो प्लांट्स का यूज़ है मोस्टली मेडिकल बनाने के लिए होता है, तो उसी के अंदर मिनिस्ट्री के अंदर ये एक बोर्ड बना हुआ है जिसको बोलते हैं NMPB। सॉरी, NMPB क्या हुआ यहाँ पे? नेशनल मेडिकल बोर्ड हुआ, प्लांट्स का बोर्ड। तो इन्होंने एक स्कीम चलाई है, कैंपेन चलाया है जिसका नाम है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। ठीक है, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, उसी के अंदर ये बोर्ड है और उसी के अंदर उन्होंने एक कैंपेन चलाया। इसको क्या बोलेंगे? कैंपेन। तो ये कैंपेन है। इसके अंदर इन्होंने एक कैंपेन के अंदर क्या किया है कि जितने भी फार्मर्स हैं ना, उनको ये लोग सेंसिटाइज करेंगे, उनको बताएंगे कि कैसी स्पेशल टेक्निक का वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कल्टीवेशन के अंदर। जब भी वो मेडिकल जो प्लांट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ में मेडिसिन होती है, उनका इस्तेमाल करें, उनको कल्टिवेट करें, उनको बनाए। वन हेल्थ का जो ये कैंपेन है, ये इंटीग्रेट हुआ है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये 3 तरीके से काम करेगा। ठीक है, 3 जो कंपोनेंट है, 3 जो जगह है उन पे इसका ध्यान रहेगा। पहला इसका जो इम्पोनेंट होगा वो होगा ऑफ कोर्स ह्यूमन के ऊपर, यानी कि पीपल के ऊपर जो होते हैं। सेकंड ये किसको कवर करेगा? एनिमल्स को ये कवर करेगा। और थर्ड ये कवर करेगा एनवायरनमेंट को, कि आप इस तरीके से उसको बताएं कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, आप इस तरीके से करें कि इंसान जो है उनके लिए फ़ायदेमंद हो, आप इस तरीके से करें उसका कल्टीवेशन अच्छे से, उनका इस्तेमाल करें कि एनिमल्स के लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद हो, उनको भी आयुर्वेदिक तरीके से अपना जो इलाज है वो चीज़ें उन सबको मिल सके। इससे अलग अगर मैं आपको बताऊं कि ये सेटअप कब हुआ था, तो NBPB जो है वो सेटअप हुआ था 2000 के अंदर। ठीक है, 2000 का जो ईयर था उसके अंदर इसकी स्थापना होती है, और इसको प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं उनका प्रमोशन होना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाना चाहिए प्लांट सेक्टर के अंदर। बहुत सारे प्लांट्स जो हम देख चुके हैं कि वो लोग कैसे डिस्टिंक्ट हो गए हैं, यानी कि दिखाई भी नहीं देते हैं, तो इसीलिए इसके प्रमोशन के लिए इसको बनाया गया था। और कोऑर्डिनेट करने के लिए भी मीडिएटर टाइप को बनाया गया है कि ये अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर ये कोऑर्डिनेट कर सके, और कोऑर्डिनेट करने के बाद ये लोग जो मेडिकल मतलब कि प्लांट्स वगैरह हैं इनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कर सके, तो इसीलिए इस बोर्ड को बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ATR। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेयर इज़ दिस अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ये फोटो है, यहाँ पे देखिए आप, लैंग्वेज से पता चल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ कि अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है वो बना है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, उसको बनाया गया है। और ये जो तमिलनाडु का जो अन्नामलाई जो मतलब कि पोर्शन है, अन्नामलाई, वहाँ पे ही इसको बनाया, उसी के नाम से इसका नाम भी रख दिया गया है। और ये देखो इसकी जो लोकेशन होगी ना, इसके अन्नामलाई टाइगर के जो रिजर्व में होंगे इसके ईस्ट में है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपका अन्नामलाई है, ठीक है, अन्नामलाई। अब इसके साउथ में अगर मैं जाऊँगी तो साउथ में आपको देखने को मिलेगा चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WS, ओके। अगर आप इसके वेस्टर्न साइड में जाएंगे, साउथ वेस्टर्न साइड में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एराविकुलम नेशनल पार्क।
इराविकुलम नेशनल पार्क, एनपी यानी कि नेशनल पार्क। आप इसके ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा प्राम्भिकुलम टाइगर रिजर्व। क्या मिलेगा? प्राम्भिकुलम टाइगर रिजर्व, TR। और ये खुद में क्या है? अन्नामलाई। ये खुद में भी एक टाइगर रिजर्व है तो ये खुद TR। और इसके आपको नॉर्थ में मिलेंगी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है, अन्नामलाई हिल्स। तो ये इसका पूरा कंपोजिशन होने वाला है। इसीलिए यहाँ से एक सवाल बन सकता है, मान लीजिए कि उन्होंने एग्जांपल दे दिया कुनो नेशनल पार्क का, क्योंकि वो भी न्यूज़ में था, नाइजीरिया से वहाँ पे टाइगर्स वगैरह लाए गए हैं, और उन्होंने बोला कि कौन सा इनमें से, उन्होंने प्राम्भिकुलम को दे दिया है, चिन्नार को दे दिया है, ANRI को दे दिया, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को दे दिया है, और फिर उन्होंने कुनो दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो आसपास नहीं है, राइट। ये सवाल बन सकता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप लोग इसको फिर समझ पाएंगे अच्छे से कि बात क्या हो रही है। खैर, ये सब कुछ हमने अभी इसके लिए लोकेशन के बारे में देख लिया, वेस्टर्न घाट्स का, और जो साउथ का पलाक्कड़ गैप है, यानी कि वेस्टर्न घाट के ऊपर ये होने वाला है, और उसके अंदर ये अन्नामलाई जो है लाई करता है हिल्स। और इसके अलावा यहाँ पे ग्रासलैंड, ग्रास की जो हिल्स हैं जिनको मंजापाती भी बोला जाता है, वो एक यूनेस्को का हेरिटेज साइट होने वाला है। ये पहले से ही हेरिटेज साइट है, मैं आपको बता रही हूँ ना, कार्यान शोला, ग्रास हिल्स, या फिर जो मंजापाती है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का, तो ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं वेस्टर्न घाट्स के अंदर, उसका एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये 6 इंडिजीनियस पीपल जो यहाँ पे रहते हैं उनको भी सपोर्ट करता है, यानी कि जो 6 जिनका नाम है, पहला उनमें से है मलासार, ठीक है, इंडिजीनियस लोग जो यहाँ के जिनका नाम है। दूसरा इनमें से है मलाई मलासार, मलाई मलासार। तीसरे की अगर हम बात करें तो वो होने वाला है यहाँ पे कादार्स। या प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि मैं गलत करती हूँ क्योंकि मुझे तमिल आती नहीं है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और फोर्थ हो सकता है यहाँ पे है अवालार्स, ठीक है, अवालार्स। फिफ्थ है यहाँ पे पुल्लयार्स, पुल्लयार्स। एंड सिक्स्थ है यहाँ पे मुदुवर्स, मुदुवर्स। तो ये इंडिजीनियस पीपल जो है ये यहाँ पे रहने वाले हैं, यहाँ पे इनको सपोर्ट भी करेगा। फ्लोरा में अगर हम देखें तो प्लांट्स में ऑर्चिड जैसी प्लांट्स, बाल्सम जैसे प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं, ऑर्चिड के फ्लावर्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑर्चिड कितना फेमस फ्लावर रहा है ऑर्चिड पूरी हिस्ट्री के अंदर। फोना में अगर देखा जाए तो ये दिस इज़ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट, फोना के अंदर यहाँ पे बंगाल टाइगर मिलता है, ठीक है, बंगाल टाइगर। वैसे तो बंगाल टाइगर के नाम से लगता है कि शायद बंगाल में होगा, लेकिन नहीं, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अंदर भी आपको बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इंडियन जो एलिफेंट होता है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे मिलती है नीलगिरी तहर, ठीक है, नीलगिरी जो तहार है वो भी यहाँ पे मिलती है। और उसके अलावा गोर जो है वो भी यहाँ पे मिलता है। तो ये यहाँ के फोनाज है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। गिर इंडिजीनियस काऊ ब्रेड। तो ये गिर की जो इंडिजीनियस यानी इंडिया का जो गिर का इलाका है, देखिए गिर से आपको शायद एक नेशनल पार्क याद आ जाना चाहिए अभी तक कि गिर एक नेशनल पार्क है। कहाँ पे है? गुजरात में है। तो गिर कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। और जो ये गिर है, काऊ की ब्रीड का नाम ही गिर है, इसको बोला जाता है कि ये इंडिया की इंडिजीनियस है। गिर के जो जंगल है वहाँ पे ये काऊ बनती हैं यानी कि होती हैं, और इनको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। इस काऊ को किसके अंदर प्रमोट किया जा रहा है? इसको प्रमोट किया जा रहा है RGM के अंदर। RGM क्या है? अब RGM है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। गोकुल का तो पता ही होगा, मिशन भी पता है, तो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल गोकुल मिशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे इस काऊ के बारे में कुछ मैं आपको बताऊँ तो ये इंडिजीनियस है। इसका जो मिल्क होता है वो हाई यील्ड होता है, यानी कि काफ़ी जो मिल्क है ये प्रोड्यूस कर सकती हैं। उसके अलावा ये जो है ये हार्डी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इनको जल्दी से कोई बीमारी हो जाएगी। दूसरा ये अडेप्टेबल है कि कोई भी इनको अडेप्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत काम से नेचर की हैं, इसीलिए तो अडेप्टेबल। अगर गुस्से वाली होंगी तो फिर आप अडेप्टेबल कैसे करवा पाएंगे उनको।
तो काम नेचर है इनका, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। इससे अलावा इनको कहाँ कहाँ पे रखा जा सकता है, ये जो पूरा का पूरा सेंट्रल बेल्ट है ना, और जो नॉर्दर्न और सदर्न स्ट्रेचेस है सेंट्रल बेल्ट, यानी मध्य प्रदेश हो गया, इधर फिर यूपी वगैरह हो गया, इधर फिर आपको दिखाई दे जाएगा हरियाणा पंजाब वाला एरिया, नीचे आपको महाराष्ट्र का एरिया दिख जाएगा, इधर गुजरात दिख जाएगा, इन सभी एरियाज़ में ये काऊ रह सकती है। ठीक है, इसको अडोप्ट किया जा सकता है या अडेप्ट कर लेगी, बिल्कुल इसके लिए एनवायरनमेंट कोई खतरनाक होने वाला नहीं है। इसके कुछ और फीचर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि इसके जो ईयर्स होते हैं, ये जो कान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। इसका एक बम्प होता है, ज़्यादातर वैसे तो ये बैल के अंदर देखने को मिलता है, गाय में इतना होता नहीं है, लेकिन इस गाय के अंदर आपको ये एक बम्प जो है वो उठा हुआ दिखेगा। इसकी जो कमर है ये थोड़ी सी कर्वी है, कैसे, ये ऐसे जा रही है नहीं, यहाँ से कर्व होके फिर ऐसे उठ रही है, तो थोड़ा सा कर्वी है ये। इसका जो ये पोर्शन होता है सामने वाला, ये कैसे लटका हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा आगे की तरफ है। इसके सींग जो है वो अपवर्ड है, पहले बाहर निकले हुए हैं फिर ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, और बस वही दूध वगैरह ज़्यादा देती है। आई थिंक इतना ही बहुत है, बस आपको पता होना चाहिए कि गिर, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गिर किस चीज़ के बारे में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस RGM जो मिशन है ये कौन सी गाय के बारे में बात करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गिर देखते ही आपको सिर्फ नेशनल पार्क की याद आए कि ओह ये तो नेशनल पार्क है, ये तो नहीं हो सकता। आपने ऑप्शन में देखा 1 पे गिर, ये नेशनल मतलब ये बताया हुआ था गिर, और 3 ऑप्शंस में 1 दिया हुआ था, एक में यहाँ दिया हुआ था, एक में यहाँ दिया हुआ था। आपने तीनों ऑप्शंस को काटा, स्पीड ली, और फिर आप आगे बढ़ के ठीक करके चले भी गए कि ओह ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ईजी नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको दिमाग लगाना चाहिए। इससे अलग अगर मैं आपको इसके साथ साथ कुछ और कैटल्स की बात बता दूं जो कि इंडिया की खुद की इंडिजीनियस है, तो उनमें सबसे पहले नंबर पे होती है गिर, हम देख चुके हैं। दूसरी है यहाँ पे रेड सिंधी, ठीक है, रेड सिंधी, एक ये भी इंडिया की इंडिजीनियस, आप लोगों ने नाम सुना हो सकता है, कुछ ने, तो अच्छी बात है। दूसरी यहाँ पे है सहीवाल, और थर्ड नंबर पे यहाँ पे आती है हलेकर। ये कुछ इंडिजीनियस है जो इंडिया के अंदर ही बनी थी, इंडिया के अंदर ही हैं, इंडिया का एटमॉस्फेयर इनके लिए सबसे अच्छा है। तो ये कुछ इंडिजीनियस हमारी और बर्ड्स है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। तो व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ये आप फोटो देख सकते हैं, ये स्टेजेस हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या। है क्या मतलब कि ये एक बोन डिजीज़ है, ठीक है, यानी कि हड्डियों की एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। वो तो ऑस्टियो से ही समझ में आ जाता है, नहीं, ऑर्थोपेडिक, वहाँ से पता चल जाता है कि ठीक है उससे रिलेटेड होगा। इसमें क्या होता है कि आपकी जो बोन है, पहले आपकी बोन की डेंसिटी जो थी वो कुछ इस तरीके से थी, मतलब उसमें ऐसे भारी भरी हुई थी, लेकिन कुछ कुछ आगे बढ़ते टाइम में आप जो ये पैचेस देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि आपकी बोन की जो डेंसिटी है ना वो बहुत बिल्कुल कम हो रही है, यहाँ से जो कैल्शियम है वो कम होता जा रहा है। अब आपकी यहाँ पे जाके बोन बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, इसमें फ्रैक्चर हो सकता है, ऐसी कंडीशन हो सकती है। सबसे ज़्यादा ये फ्रैक्चर का रिस्क को ही बढ़ाती है। ये डेवलप कब होती है? ये डेवलप होती है जब मिनरल की जो डेंसिटी है और बोन का जो मास है वो घटने लग जाता है, ठीक है, डेंसिटी भी घट रही है, मास भी घट रहा है, तब ये बीमारी आपकी डेवलप्ड हो जाती है। डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, मास क्या हो रहा है बोन्स का, वो भी डिक्रीज हो जाता है। ज़्यादातर ये बीमारी हमको औरतों में दिखाई देती है जब वो पर्टिकुलर एज पार कर जाती है, और जिनकी वजह से उस एज को कंप्लीट करने की वजह से अराउंड 45 से 55 ईयर्स, उसके बाद उनको होता है मेनोपोज, ठीक है। व्हाट इज़ मेनोपोज नाउ? मेनोपोज होता है जब एक वुमन को, एक औरत को, उसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो आना बंद हो जाता है, यानी उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव एग्स है वो बनने बंद हो जाते हैं, अब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। उसके बाद मेनोपॉज होने के बाद उनमें एक ऐसी बीमारी ये जो है ये जन्म लेती हुई दिखाई देती है। ज़्यादातर ये उसको अफेक्ट करती है, मतलब मेनोपॉज वगैरह की वजह से। और सिम्टम्स इसमें क्या क्या है? स्पाइन की जो आपकी है वो इसमें ख़राब होने लग जाती है, रिस्ट वगैरह जो आपका हाथ की रिस्ट है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू, हिप में फ्रैक्चर हो जाता है, हाइट का लॉस हो जाता है, स्पाइनल जो डिफॉर्मिटीज़ वगैरह है वो देखने को मिलती है। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। ये एक हेल्दी बोन है, ये आपको फिर ऑस्टियोपोरोसिस की बोन, और ये सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस का केस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री। अगर ये कहीं पे भी आपको दिख जाए, ये उसका पूरा का पूरा मोटिव है, तो ये क्या है? PM श्री है। PM श्री न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हरियाणा के अंदर 124 स्कूल्स को PM श्री के अंदर इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है, उनकी उद्घाटन किया गया, मतलब वो बना जा चुके हैं। तो इसके बारे में थोड़ा
थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि पीएम श्री है क्या। पीएम श्री जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, CSS है। इसमें सेंटर जो है वो 60% पैसा देता है काम करने के लिए, और इसमें स्टेट जो है जिसमें भी ये बन रहा है वो 40% देते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो पैसे हैं, जिसमें खर्च है, एक्सपेंसेस है, उसको डिवाइड किया गया है। स्टेट की जगह यहाँ पे स्टेट प्लस यूटी हो सकता है, ठीक है। यूटीज़ के अंदर भी ये सेम है, मतलब यूटी में भी उनको ऐसे करना पड़ेगा। आती किसके अंदर है? ऑफ कोर्स पीएम श्री। पहले तो इसका हम लोग यही देख लेते हैं, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। राइजिंग इंडिया स्कूल्स है, तो कहाँ पे आती पाएगी? एजुकेशन। तो हाँ, बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, मोई के अंदर ये आती है। और इसको लॉन्च किया गया था सबसे पहले इंडिया में किस ईयर में लॉन्च किया गया था? 2022 के अंदर, ठीक है। तो लॉन्च इसको 2022 में किया गया था। इसका एम है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि ये 14,000 यानी कि 14,500 से ज़्यादा स्कूल्स को इंडिया के अंदर बनाना चाहती है, डेवलप करना चाहती है, और जो खुद पहले ही बने हुए हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहती है, मजबूत बनाना चाहती है। ये इसका उद्देश्य रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका ये रहा है। इससे अलग इसका एक और ऑब्जेक्टिव है, वो है कि ये जो क्वालिटी है एजुकेशन की उसको थोड़ा हाई बनाना चाहती है, उसका जो स्तर है उसको ऊपर की तरफ उठाना चाहती है, और चिल्ड्रंस का पार्टिसिपेशन देखना चाहते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। चिल्ड्रंस का जो पार्टिसिपेशन है उसको ये क्या चाहते हैं कि एजुकेशन के अंदर ज़्यादा होना चाहिए। इससे अलग इनका ऑपरेशनल होने के लिए इन्होंने कुछ सालों का टाइम दिया है कि ये सब हम कब तक ले लेंगे। तो इन्होंने बताया कि 2022 से 23 तक में एक बार ये रिव्यू करेंगे, उसके बाद ये लोग 2026 और 27 के अंदर भी इसको देखेंगे। तो ये पीएम श्री के बारे में मैंने जो एनालाइज करके बताना था वो बता दिया है प्रीलिम्स के रिलेटेड। और आज की हमारी प्लेस ऑफ न्यूज़ को छोड़ के ये लास्ट खबर है, जो कि है वज्रा मुश्ती कलंगा। तो वज्रा मुश्ती कलंगा है क्या? ये एक तरीके से रेसलिंग की फॉर्म है। देखिए यहाँ पे दो रेसलर्स हैं, ये कैसे एक दूसरे के साथ रेसलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे भी दो रेसलर्स हैं, ये कैसे एक दूसरे के साथ रेसलिंग्स कर रहे हैं। दो जेटीज के बीच में होती है। यहाँ पे इन रेसल्स को क्या बोला जाता है? जेटीज, ठीक है। जेटी, एक जेटी होगा दूसरा भी जेटी होगा, तो इनको रेशनल बोलेंगे, ओके। तो रेशनल जो है इसमें मुद्रा शक्ति के अंदर वो नकल कर देते हैं एक दूसरे को डायमंड की तरीके से वेपनरीज में। मतलब देखिए कैसे इन्होंने नकल किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने कैसे इनको जकड़ा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने इसको कैसे जकड़ा हुआ, वो इस तरीके से रेसलिंग करते हैं। जो भी विनर निकल के आता है उसका एक काम ये होगा कि जो सबसे पहले ओपोनेंट्स, मतलब कि ये मान लीजिए इनका अपोनेंट्स है, जो भी इन दोनों में से सबसे पहले अपोनेंट्स के सर में से खून निकाल देगा, ब्लड निकाल देगा, वही विनर माना जाएगा। तो मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा भयानक सा हो जाता है कि आपको दूसरे ओपोनेंट्स के सर से ब्लड को निकालना है। होता कहाँ पे है? मैसूर में होता है, कर्नाटका के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। और कब देखने को मिलता है? नवरात्रि का जो 9वां दिन होता है, लास्ट डे ऑफ जो नवरात्रि होता है, उस दिन आपको ये नवमी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, 9th डे ऑफ नवरात्रि, ठीक है। ये आपको वहाँ पे हमेशा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी एक साल हो जाएगा, नहीं। नवरात्रि जो होती है वो हर साल यहाँ पे होता है, मैसूर में होता है, कर्नाटका के भी पर्टिकुलर मैसूर ज़िले के अंदर होता है। सबसे पहले ये शुरू कब हुआ था वो अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये शुरू हुआ था 1124 से लेके 1138 में। अभी तक इतना पीछे तो ज़्यादा पता चलता नहीं है हिस्ट्री में, बट ऐसा माना जाता है कि जो चालुक्य डायनेस्टी थी, देखिए यहाँ से ये कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो चालुक्य डायनेस्टी थी वहाँ पे, जो कि इस समय में चल रही थी, उनके जो किंग थे, और किंग का क्या नाम था? सोमेश्वरा III। इस किंग ने इसको शुरू किया था, ठीक है। एक मैनुअल वॉरफेयर के तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया था मोना सालसा के अंदर। इसको बताता कौन है? इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो पता चलता है, हमें ये पता चला है कि फेर्नानो नुनेज। तो फेर्नानो नुनेज जो है वो इनके टाइम पे एक फॉरेन ट्रैवलर होते हैं पोर्तुगाल से, यानी कि पुर्तगाल अगर हिंदी में बोलो और इंग्लिश में बोलो तो पुर्तगुल जो है, पोर्तुगीज़, ये एक यहाँ पे आते हैं इंडिया के अंदर, ट्रैवलर है। और उन्होंने इसके बारे में विजयनगर एम्पायर के अंदर देखा और फिर इसके बारे में लिखा। तो यहाँ से हमें एक और देखिए, दो सवाल यहाँ से प्रीलिम्स के हो सकते हैं। पहले सवाल हो सकता है कि कौन कौन कंटेम्प्रेरी है, ये बताते हैं कि यहाँ पे ये आए थे किसके? किंग जो विजयनगर एम्पायर के थे, अच्युता देवा, उनके टाइम में। तो तीनों को लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे फोर्थ को
रज्जाक जो है, ठीक है, एक और फॉरेन ट्रैवलर तो नहीं बोल सकते, बट जो अब्दुल रज़ाक है उनको लिख देंगे। अब आपको पता लगाना पड़ेगा कि इनमें से कंटेम्प्रेरी कौन नहीं है। तो वहाँ पे यहाँ पे अब हम समझ जाएंगे, अच्छा ये तो उस चीज़ से रिलेटेड है। वज्रा मुश्ते किसने किया था? चालुक्य डायनेस्टी के जो सोमेश्वरा III थे। ओके ओके, उस टाइम पे किसने बताया था इसको बताया तो था नूनीज, हाँ नूनीज ने बताया था। तो जब आप ऐसे याद करेंगे 3-4 चीज़ों को तो एक सवाल आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा फिर ये पूछेंगे कि ये फॉर्म है किसने इंट्रोड्यूस किया था, 4 इनके नाम दे देंगे तो आप बता पाएंगे सोमेश्वरा III ने किया था। तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आ भी जाए और ये भी हो सकता है कि ना भी आए, पर हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है प्रिपेयर करना। नेक्स्ट हम लास्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं, प्लेसेस इन न्यूज़। कतर कैपिटल दोहा, कब से ये बात चल रही है, आज के भी जो न्यूज़पेपर उसमें ये बात आई थी कि कैसे हमारे जो जयशंकर जी हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं FMA, वो ये बात बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल पूरी वो फैमिली के साथ मिलने जाते हैं और उनको बताते कि पूरी कोशिश करेंगे, आप लोग टेंशन ना ले। फैमिली मेम्बर्स को बताते कि हम लोग जो 8 एक्स नेवी मेंबर हैं उनको जो फांसी की सज़ा मिली है उनको छुड़वा लेंगे, ऐसा उनका बोलना है। तो वहाँ की कैपिटल दोहा इसीलिए है। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। कतर जो है यहाँ पे लोकेट करता है, कतर के साइड में है, यानी कि वेस्टर्न साइड में है सऊदी अरेबिया, और कतर के नीचे, यहाँ सऊदी अरेबिया के नीचे है यमन, उसके साइड में है ईस्टर्न साइड पे ओमान, और उसके यानी कतर के बिल्कुल साउथ जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे है यूएई के ऊपर यहाँ पे ये है स्ट्रेट ऑफ होमार जो, और यहाँ पे है यूएई यानी कि गल्फ ऑफ यूएई, ठीक है, गल्फ ऑफ यूएई। यहाँ पे ये ऊपर जो देख पा रहे हैं आप कुवैत बहराम के पास में, यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, ये पूरा का पूरा, और ये जो स्ट्रेट ऑफ होमराज है, स्ट्रेट ऑफ होमराज, यही जो है अरेबियन सी को यहाँ पे पर्शियन गल्फ से जोड़ पाती है, इसीलिए यहाँ पे ट्रेड जो है इनका हो पाता है। और यही बस हमने यही देखना था। ऊपर इसके ईरान है, ठीक है, और ईरान और इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट आता है, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे जो पार्ट आप देख पा रहे हैं कि कैसे ईरान की बाउंड्री ऊपर की तरफ गई हुई है, यूएन की बाउंड्री नीचे की तरफ आई हुई है। इस पार्ट में ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो मिलजुल के जो ट्रेड है उसको करते हैं। और इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको मैप पे लेके जाती हूँ। चलिए मैप पे देखते हैं कि इसकी लोकेशन है कैसी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। अभी मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे अभी तक एशिया के अंदर जो है वो सूरज आ चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी तक रात है, तो इसका रीज़न क्या है? ज्योग्राफी के कंसेप्ट आपके शायद ठीक हो जाए। तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे दुबई के अंदर। ओके, ये है दुबई यूएई के अंदर, यहाँ पे है कतर, ये है पर्शियन गल्फ, यहाँ पे ऊपर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इधर आपका आ जाता है गल्फ ऑफ दिस यूएई, और नीचे आपका है अरेबियन सी। तो चलिए कतर के अंदर देखते हैं। कतर के अंदर आप जब यहाँ पे दोहा देखते हैं, दिस इज़ दोहा कैपिटल ऑफ कतर, और यहाँ पे देखिए आप कैसे ट्रेड के लिए कितनी सारी चीज़ों को बनाया गया है। इसके कतर के अंदर जो ये है पर्ल भी इसको बोला जाता है। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे शिप्स खड़े हुए हैं बहुत सारे ऐसे लाइन में। ये शिप्स देखने में यहाँ पे छोटे लग रहे हैं पर बहुत बड़े बड़े ये शिप्स हैं। इनके लिए कैसे ये पर्ल की तरह नेकलेस की तरह इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया हुआ है। पूरे के पूरे कतर के सराउंडिंग्स में आप देखेंगे इसको अच्छे से कि हर जगह ऐसा किया। और ज़्यादातर ये कहाँ पे है, देखिए दोहा के पास है। दोहा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी के पास है ये पर्ल कर्ल्स, और इसी के पास है यहाँ पे दोहा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये दोहा की लोकेशन है। अभी ऊपर से मैं आप लोगों को वहाँ पे सब कुछ बता ही चुकी हूँ। मैप में दिखाऊँ तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ऊपर कुवैत है, इधर ईरान है, इधर यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड अमीरात और सऊदी अरेबिया के नीचे ओमान और यमन, ये कंट्रीज़ है। इनमें सीज़ कौन कौन से हैं, तो पर्शियन गल्फ यहाँ पे लगता ही है। अगर इसके अपोजिट में देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे रेड सी को, और ये जोड़ता है किस चीज़ को, यहाँ पे मेडिटेरियन सी से। इन दोनों के बीच में क्या निकलती है, सुएज कैनल। तो ये आर्टिफिशियल कैनल है, बट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये एक नेचुरल स्ट्रेट है। और यहीं पे आज हमारा जो न्यूज़पेपर है वो होता है ख़त्म। प्रीलिम्स रिलेटेड जो भी हमारी न्यूज़ थी वो सभी की सभी आज यहीं पे ख़त्म हो रही हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोग जो भी मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए थे, एंड वेरी ऑल द बेस्ट। हमें पता है प्रीलिम्स में जस्ट 182 डेज़ आज से रह गए हैं, तो अपनी तैयारी को बरकरार रखिए।